आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत की बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर जारी। 2023 में मुंबई अहमदाबाद के बीच दौड़ाने की है तैयारी। बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारत में जापान के दूतावास ने E5 सीरीज शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की तस्वीर जारी कर दी है। वहीं जापान द्वारा निर्मित इस ट्रेन को मुंबई अहमदाबाद के बीच यहां पर चलाया जाएगा। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच 500 किलोमीटर से अधिक दूरी सिर्फ 2 घंटे में ये तय करेगी, जबकि अभी इस दूरी को तय करने में करीब यहाँ पर 7 घंटे का समय लगता है। इस सफर में बुलेट ट्रेन करीब यहाँ पर 21 किलोमीटर दूर, यहाँ पर 21 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर सुरंग के नीचे से तय करेगी, जिसमें 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे भी ये सुरंग होगी। इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति यहाँ पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी होगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बुलेट ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक 70 फेरे यहाँ पर करेगी, यानी एक तरफ से यहाँ पर 35 फेरे इसके होंगे। वहीं हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट को कुल यहाँ पर इस रेल प्रोजेक्ट में कुल यहाँ पर 12 स्टेशन होंगे। ये हाई स्पीड रेल परियोजना प्रधानमंत्री मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। सितंबर 2017 में पीएम मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस परियोजना की नींव रखी थी। इसी के साथ ही भारत ताइवान के बाद जापान की प्रतिष्ठित शिनकानसेन बुलेट ट्रेन को खरीदने वाला दूसरा देश बन गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब $17 अरब है। परियोजना को जापान सरकार की सहायता से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरा किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद करीब 90,000 रोजगार यहाँ पर पैदा होंगे और ये रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होंगे। वहीं मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली ये ट्रेन यहाँ पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मुंबई और अहमदाबाद के बाद देश के 12 और रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है, जिसमें दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अमृतसर जैसे रूट भी इसमें शामिल है। हालांकि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को पूरा करने के दौरान कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। हाल में ही महाराष्ट्र के आदिवासी और किसानों ने ये दावा किया था कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए उनकी जमीन छीनी जा रही। 25 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। करीब 3 करोड़ डोज है तैयार। आगामी 25 दिसंबर को टीके को लेकर केंद्र सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। हालांकि इससे पहले सरकार ने जिला और ब्लॉक स्तर पर समस्त कर्मचारियों को परीक्षणों को यहाँ पर जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए कहा है। वही शुक्रवार तक इन सभी कर्मचारियों का परीक्षण समाप्त कराने के लिए राज्य सरकारों से कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के दौरान यहाँ पर टीकाकरण से जुड़ी बड़ी घोषणा मोदी सरकार कर सकती है। वही सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन हुई अहम बैठक में राष्ट्रीय टास्क फोर्स और ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया सहित कई अहम अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इस दौरान बताया गया कि कंट्रोल स्थिति में केंद्र सरकार की लैब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सभी बेंच को हरी झंडी यहाँ पर दे दी है। करीब 3 करोड़ टीके की डोज को लैब ने पास किया है। इसके अलावा भारतीय सिरिंज निर्माता कंपनियों से अब तक यहाँ पर 20 करोड़ सिरिंज उपलब्ध हो चुका है। वही टीकाकरण को लेकर सरकार अब देश भर की यहाँ पर राज्यों की सरकारें युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। इस बैठक से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 25 दिसंबर को केंद्र सरकार टीकाकरण की तिथि को लेकर यहाँ पर घोषणा कर सकती है। राष्ट्रीय टास्क फोर्स से जुड़े एक सदस्य ने बताया कि फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक तीनों कंपनियों के आवेदन पर विचार यहाँ पर चल रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सीरम को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति यहाँ पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि भारत में टीके की आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति यूके सरकार पर काफ़ी निर्भर यहाँ पर करती है। वहीं एस्ट्राजेनेका कंपनी की ओर से यूके और भारत में परीक्षण कराए गए थे। कंपनी ने सोमवार को यूके सरकार के साथ परिणाम यहाँ पर साझा भी किए थे, चूँकि अभी तक वहाँ फाइजर कंपनी को ही अनुमति मिली है और अब नया स्टोन भी वहाँ पर फैल रहा है। ऐसे में यूके सरकार को और तरह के टीके की आवश्यकता है। वही यूके से अनुमति मिलने के बाद भारत में उन दस्तावेजों पर अध्ययन किया जाएगा। वही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 25 दिसंबर को लेकर जानकारी नहीं दी है, लेकिन उनका कहना है कि अगले वर्ष जनवरी माह के अंदर यहाँ पर टीका आने की उम्मीद जरूर है। उन्होंने कहा है कि भारत शुरुआत से ही टीका उपलब्ध कराने से पहले सुरक्षा, असर और किफायती मुद्दों को लेकर ध्यान दे रहा है। वही सभी दस्तावेज और परिणाम की समीक्षा के आधार पर ही टीके को यहाँ पर अनुमति दी जाएगी।
मोदी सरकार ने पेंशनर्स को दी है बड़ी राहत। 28 फरवरी तक जमा करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच सरकार ने यहां पर पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेंशन के जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक सरकार ने बढ़ा दी है। वह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पेंशन बांटने वाले बैंकों में भीड़ जमा होने और महामारी के खतरे से बचने सहित सभी संवेदनशील पहलुओं पर विचार करने के बाद यह फैसला यहाँ पर सरकार की ओर से लिया गया है। हर साल पेंशनर को अपने बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की जरूरत होती है। इससे पेंशन मिलने में किसी तरह की बाधा पैदा नहीं होती है। पहले पेंशनर को फिजिकल यानी खुद का इस सर्टिफिकेट को खुद जमा करना पड़ता था। हालांकि अब यह काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की प्रक्रिया अनिवार्य है। लाइफ सर्टिफिकेट किसी पेंशनर के जीवित होने का प्रमाण पत्र होता है। अगर ये काम ना किया जाए तो पेंशन रुक सकती है। यह सर्टिफिकेट 1 साल के लिए मान्य होता है। वही पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए 1 अक्टूबर से स्पेशल विंडो की व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ से बचा जा सके। वही यहाँ पर आगे बताया है कि पेंशनर और पेंशन भोगियों को कल्याण विभाग ने हाल में ही यहाँ पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स को शामिल करने का यहाँ पर अनूठा फैसला यहाँ पर सरकार ने लिया है। वही हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि भारतीय डाक भुगतान बैंक अब 1.79 लाख डाक कर्मियों और ग्रामीण डाक सेवा के माध्यम से पेंशनरों के घर से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र इकट्ठा करने में मदद कर रहा है। ये पेंशन भोगियां खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में सामने आया है। पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली ठंड का दौर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्व अनुमान। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया है। वहीं दिल्ली में आज मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते यहाँ पर हिमालय के ऊपरी हिस्सों को प्रभावित होने के चलते दिल्ली में न्यूनतम तापमान सोमवार में यहाँ पर न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि के साथ 5.5 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में 23 और 26 दिसंबर को यहाँ पर 23 और 26 दिसंबर के बीच शीतलहर चल सकती है। विभाग ने इस अवधि के दौरान हल्की से मध्यम स्तर की धुंध रहने की भी यहाँ पर चेतावनी दी है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम अथवा लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने पर शीतलहर की घोषणा यहाँ पर मौसम विभाग करता है। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि दिल्ली जैसे छोटे इलाकों में अगर एक दिन भी तापमान तय मापदंडों के अनुसार रहता है तो शीतलहर की घोषणा की जा सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप यहाँ पर बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 6 दिन तक यहाँ पर न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड यहाँ पर रहने का अनुमान है। वहीं कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में यहाँ पर थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन घाटी में रात का पारा यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं लाहौल स्पीति और प्रशासनिक केंद्र केलोंग में यहाँ पर सबसे ठंडा यहाँ पर हिमाचल का ठंडा स्थान रहा है, जहाँ तापमान 0 से 11 डिग्री यहाँ पर माइनस में दर्ज किया गया है। केलोंग, कल्पा और मनाली और मंडी में पिछले 24 घंटों में तापमान 0 से नीचे रहा है। वहीं लाहौल स्पीति में सर्दी की वजह से घाटी के कई इलाकों में पानी की लाइन, चंद्रभागा नदी समेत कई जलाशयों का पानी यहाँ पर जम गया है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी जल्द खुशखबरी। शिवराज सिंह सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में महामारी कोरोना का संकट जहां धीरे धीरे साल के अंत तक थमता जा रहा है, वहीं संकट काल के बीच सरकार द्वारा सभी वर्गों को सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच सरकार ने प्रदेश के 1,80,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को जल्द ही शिवराज सिंह सरकार खुशखबरी देने जा रही है, जहाँ जल्द ही उन्हें अपना बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इस संबंध में प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार जल्द ही कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे इन कार्यकर्ताओं के 1500 रुपए और सहायिकाओं के मानदेय 750 रुपए की यहाँ पर इनके मानदेय में बढ़ोतरी करने जा रही है। जहां आपको बताते चले थे कि इस बड़े मानदेय से सरकार हर साल 200 करोड़ रुपए यहाँ पर अतिरिक्त खर्च सरकार को आएगा, जहां सरकार इस राशि का आगामी बजट में प्रावधान करने जा रही है ताकि नए वित्तीय वर्ष में मानदेय में वृद्धि का लाभ दिया जा सके। आपको बता दें कि सरकार मानदेय बढ़ाने के पक्ष में है। कोरोना की स्थिति की वजह से इस बजट को इसमें बजट में ऐसे शामिल किया गया है। आपको बता दें कि बीते साल 2018 में राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के मानदेय को दुगना कर दिया था, जहां उन्हें मानदेय 5,750 रुपए से बढ़ाकर अब 11,500 रुपए कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट में कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपए की कमी कर दी और राशि का उपयोग नई भर्तियों के किए जाने की घोषणा में की थी, लेकिन समय बीतने के बाद भी यहाँ
यहाँ पर कुछ नहीं हो सका है। अब बात करें देश भर के कोरोना अपडेट की, तो देश में पिछले 24 घंटों में 24,000 नए मामले आए हैं सामने। 25,000 से ज्यादा लोग हुए हैं ठीक। एक्टिव केस घटकर भारत में 3 लाख पर आ गए हैं। भारत में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में प्रति 10 लाख की आबादी पर दुनिया में सबसे कम में से एक है। पिछले 5 हफ्तों में कोरोना का औसत दैनिक नई मौतों में गिरावट आई है। वहीं देश में लगातार 8वें दिन 30,000 से कम कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 24,337 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 333 लोगों को इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। अच्छी खबर यह है कि बीते 24 घंटों में यहाँ पर 25,709 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,55,000 हो गई है। इनमें अब तक भारत में 1,45,810 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वही कुल एक्टिव केस घटकर भारत में 3,03,000 पर आ गए हैं। अब तक भारत में 96,06,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वही केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के मुताबिक 20 दिसंबर तक भारत में कोरोना वायरस के कुल 16 करोड़ 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। वही 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के 20,000 से कम सक्रिय मामले हैं। वही कोरोना के कुल सक्रिय मामलों में 40% मामले केरल और महाराष्ट्र राज्य से है। वही महाराष्ट्र और केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। कुल रिकवरी के 52% मामले इन्हीं 5 राज्यों में है। वही रात की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है पिछले 24 घंटों में। वही पिछले 24 दिनों में देश के कई इलाकों में यहाँ पर नए मामलों में से ज्यादा रिकवरी ज्यादा देश में हो रही है। वही देश में कोरोना मृत्यु दर 1.45 है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 95% से ज्यादा है। एक्टिव केस करीब भारत में 3% है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 9वां स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश रहा है। वही रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर आता है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।